हेलो फ्रेंड्स, पीजे टेक्निकल क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आप सभी को पता है हमने एक नई सीरीज़ स्टार्ट की है, वो भी टेक्निकल हेल्पर जेवीएनएल की तैयारी के लिए। तो उस सीरीज़ का नाम है रामबाण। तो रामबाण टेस्ट सीरीज़ का जो हमारा जो पहला टेस्ट था वो हमने आपको बता दिया। वो हमारा जो टेस्ट है वो आपका 19 अप्रैल को हो चुका है। तो उसकी जो पहला टेस्ट है उसकी जो हम टेस्ट सीरीज आज सॉल्व करने वाले हैं। तो उस जो टेस्ट के अंदर जो प्रथम स्थान प्राप्त किया था उसका उस स्टूडेंट का नाम है गुरजीत सिंह। तो उस गुरजीत सिंह स्टूडेंट ने जो अंक प्राप्त किए है उसके आए 45 नंबर। जो गुरजीत सिंह स्टूडेंट के जो नंबर आए 45 आए। उसके बाद में जो सेकंड और थर्ड स्थान प्राप्त किया है उसका जो नाम है उन स्टूडेंट का नाम है, एक तो दीपक कुमार है और एक पंकज है। तो उन दोनों के नंबर आए 44 50 में से। और जो फोर्थ स्थान प्राप्त किया है वो आपके पीके सोनी RJ11। तो उसके जो नंबर आए वो 43 नंबर आए हैं। तो ये बहुत अच्छे इन स्टूडेंट ने बहुत अच्छी मेहनत करी थी, इनके बहुत अच्छे नंबर आए। तो ऐसे बहुत सारे बच्चों ने बहुत मेहनत की है, तो हम उनका बहुत शुक्रिया करना चाहते हैं। तो आपने हमारा टेस्ट दिया, तो ऐसे ही हमारे टेस्ट देते रहिए। तो अगर आपको ये टेस्ट देना है तो हमारे ये व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम जो ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। और आपको अगर तैयारी करनी है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, उसमें हमारे डेली क्विज चलती है। तो उस क्विज में आप भागीदारी निभा सकते हैं और उसमें भी आप प्रथम स्थान प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। तो उन ग्रुप्स का जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहाँ से जाके उन ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए हम जो हमारे टेस्ट चैनल है, जो हमने टेस्ट लिया था यानी कि रामबाण टेस्ट सीरीज़ का प्रथम जो है उसको हम सॉल्व करते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं प्रथम क्वेश्चन। तो उसमें प्रथम क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि तो प्रथम क्वेश्चन में आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है। तो प्रथम क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ट्रांसफार्मर की शून्य बार धारा प्रयुक्त वोल्टता के पश्चगामी होती है। तो पश्चगामी यानी कि पश्चगामी होती है। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले करेक्शन करना था, तो वो करेक्शन क्या है? तो सबसे पहले जो सेल्सियस है इसमें ऑप्शन के अंदर सी दे रखा है, तो इसको काट लेना है। तो इसमें ओनली फॉर डिग्री होगा। तो जो ऑप्शन के हिसाब से जो करेक्ट आंसर जो आपने माना गया था वो आपका सी ऑप्शन माना गया है। और जो इसका जो मैं आपको बता देता हूँ इसका जो आंसर है, तो इसमें क्या दे रखा है? ट्रांसफार्मर की शून्य भार धारा प्रयुक्त वोल्टता के 75 डिग्री से लैगिंग होती है यानी कि पश्चिगामी होती है। तो ये इसका आंसर है। उसके बाद में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि एंड गेट का आउटपुट लो होता है। तो एंड गेट का आउटपुट जब लो कब कौन सी स्थिति में होता है, तो मैं आपको सारणी कम डिटेल में बना के दिखाता हूँ। तो सबसे पहला होता है आपका इसमें ए होता है, उसके बाद में आपका होता है बी। तो अपने पास दो इनपुट होते हैं ए और बी। उसके बाद में जो अपन एंड गेट का जो आउटपुट निकलता है वो A × B का निकलता है। तो सबसे पहले अपने पास ये होते हैं, तो अपन इनपुट देते हैं। तो इनपुट अपने पास दो होते हैं, एक तो जीरो होता है एक आता है। सबसे पहले अपन जीरो जीरो देते हैं। तो जीरो जीरो देंगे तो अपने पास क्या होगा? आउटपुट अपने पास जीरो आएगा। और अपन जीरो देंगे और एक देंगे तब भी अपने पास आउटपुट क्या आएगा? जीरो। और एक देंगे और जीरो देंगे तब भी अपने पास आउटपुट होगा वो भी आपका जीरो ही होगा। और अपन एक और एक देंगे तो आउटपुट क्या होगा अपने पास? एक। यानी कि इसमें जो स्थिति है इसमें आपसे पूछा गया लो। तो लो स्थिति आपकी जो है वो आपकी बी और सी है। तो ऑप्शन के हिसाब से जो ऑप्शन नंबर D ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका माना गया है। तो ऐसे आप सारणी बना करके याद कीजिए तो बहुत अच्छा आपको याद भी हो जाएगा। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि ट्रांसफार्मर तेल का न्यूनतम दीप्ति बिंदु होना चाहिए। तो दीप्ति बिंदु को अपन क्या कहते हैं? फ्लैश पॉइंट। तो उसका फ्लैश पॉइंट जो होना चाहिए वो 140 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। तो ऑप्शन के हिसाब से सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। और इसके जो कुछ इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता देता हूँ। तो क्या इंपॉर्टेंट है? जो इसका न्यूनतम दीप्ति बिंदु यानी कि न्यूनतम फ्लैश पॉइंट होना चाहिए वो 140 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। और जो आपेक्षिक घनत्व होता है वो 0.85 से 1.88 होता है। कितना होता है? 0.85 1.88 होता है। जो इसका अधिकतम भाव बिंदु जो होता है वो 90 डिग्री सेल्सियस होता है। क्या होता है? 90 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि परिणामित्र में डैश हानि नहीं होती है। तो परिणामित्र में जो हानि नहीं होती वो आपको पता है घर्षण हानि नहीं होती। घर्षण हानि कहाँ पे होती है? जहाँ पे घूर्णन करने वाला भाग होता है। तो घूर्णन करने वाला भाग होता है आपका जनित्र के अंदर। तो जनित्र में आपकी घर्षण हानि होती है। तो आपको ऑप्शन के हिसाब से जो अपने आंसर सही माना गया है वो आपके सी ऑप्शन माना गया है। क्या आंसर है? सी। और जो कॉपर हानि होती है वो आपके वाइंडिंग में होती है। तो ये आप समझ गए होंगे। उसके बाद में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन था वो। अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि ट्रांसफार्मर के चुंबकीय घटक का शक्ति गुणक होता है। तो ट्रांसफार्मर के चुंबकीय घटक जो शक्ति गुणक होता है वो आपका होता है शून्य। क्या होता है? शून्य। तो शून्य होता है। तो इसको कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपके पास दो स्थिति होती है, एक तो होता है आई म्यू और एक होता है IW। ये आपके पास दो स्थिति होती है। जो आई म्यू होता है तो आई म्यू को अपन क्या लिखते हैं? I0 साइन थीटा। क्या लिखते हैं? I0 साइन
थीटा, और इसको क्या लिखते हैं आई जीरो कॉस थीटा। जो अपने पास क्या होता है ये 90 डिग्री पर अंकित होता है। क्या होता है 90 डिग्री पर अंकित होता है। तो 90 डिग्री पर होता है तो कॉस 90 का जो मान होता है वो होता है आपका शून्य है। कॉस 90 का जो मान होता है वो आपका शून्य होता है। तो ऑप्शन के हिसाब से जो डी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा है कि ट्रांसफार्मर में गुंजन द्रव का कारण होता है। तो ट्रांसफार्मर में गुंजन द्रव का जो कारण होता है वो आपका चुंबकीय विरूपण होता है। क्या होता है चुंबकीय विरूपण। तो ऑप्शन के हिसाब से डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, चुंबकीय विरूपण। उसके बाद में आपके 7 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं अपन। तो इसमें पूछा गया है कि 7 नंबर क्वेश्चन में कार में प्रयोग होने वाली बैटरी की विशेषता है। तो कार में प्रयोग होने वाली जो बैटरी की विशेषता क्या होती है, कम समय के लिए अधिक धारा क्षमता की होनी चाहिए। कम समय के लिए अधिक धारा क्षमता की ये होनी चाहिए। जो कार में जो अपन बैटरी यूज में लेते हैं वो 30 से 60 एम्पियर घंटे की होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए 30 से 60 एम्पियर घंटे की होनी चाहिए। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि नॉर गेट का आउटपुट यदि 1 है तो उपयुक्त में से कौन सा इनपुट कॉम्बिनेशन सही है। तो नॉर गेट का अगर आउटपुट अगर 1 है तो इनपुट कॉम्बिनेशन में आपको बताता हूँ क्या आंसर सही होना चाहिए। तो सबसे पहले अपन वैसे ही जो मैंने आपको बताया है, सबसे पहले सारणी बना के देखेंगे। तो मैं आपको सारणी बना कर दिखाता हूँ। तो सारणी कैसे बनती है उसकी, सबसे पहले अपने वही 2 इनपुट होते हैं ए और दूसरा होता है आपका बी। और जो ये आपको पता है नॉर गेट है वो और गेट से मिलकर बना होता है। तो और गेट का जो आउटपुट मिलता है वो अपन को ए प्लस बी होता है, और जो नॉर गेट का मिलेगा वो ए प्लस बी का इन्वर्ट होता है। तो ये आपको हो गया। तो अपने पास आउटपुट हम निकालते हैं। तो सबसे पहले अपन देते हैं 0 0। तो अपन को और गेट में क्या प्राप्त हो अपन को 1, यहाँ इसमें भी क्या प्राप्त होगा अपन को 0, इसमें भी अपन को क्या प्राप्त होगा 0। तो अपन को जो आउटपुट मिलेगा नॉर गेट में अपन को 1। तो सबसे पहली कंडीशन अपनी बैठ गई है। तो दूसरी कंडीशन पर 0 और 1 की, तो इसमें अपन क्या प्राप्त होगा, इसमें भी अपन 1, लेकिन नॉर गेट में प्राप्त होगा अपन को 0। उसके बाद अपन 1 और 0 देंगे तो इसमें प्राप्त होगा 1, तो अपन को प्राप्त होगा अपने से 0। अगर अपन 1 और 1 देंगे तो इसमें प्राप्त होगा अपन को 1, तो आउटपुट प्राप्त होगा अपन को 0। तो ऑप्शन के हिसाब से जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल करेक्ट है। ऐसे अपन सारणी बना के देखते रहो और आपको ये याद हो जाएगी। ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक बहुत सिंपल होती है, तो इसको आप बहुत समझ लेते हैं तो अच्छे से याद हो जाएगी। तो अपन आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हिस्टैरिसीस प्रदर्शित होती है निम्न में। जो हिस्टैरिसीस लॉस होता है वो किसमें प्रदर्शित होता है, आपके लोहे चुंबकीय पदार्थ में होता है। किसमें होता है, लोहे चुंबकीय पदार्थ में। तो ऑप्शन के हिसाब से जो आपका बी ऑप्शन है वो सही है। उसके बाद मैं आपको कुछ नोट्स बता देता हूँ। तो इसमें आपके 3 पदार्थ होते हैं अपने पास। एक तो डायमैग्नेटिक पदार्थ होता है, एक पैरामैग्नेटिक, एक फेरोमैग्नेटिक। जो डायमैग्नेटिक पदार्थ होता है उसको अपन क्या कहते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। क्या कहते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ इसको अपन कहते हैं। तो इसको अपन प्रतिचुंबकीय पदार्थ भी कहते हैं। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ कौन कौन से होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला होता है सुपर कंडक्टर, दूसरा होता है सिल्वर, तीसरा होता है गोल्ड, चौथा होता है अपने पास अर्धचालक पदार्थ जो भी होते हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम, बिस्मिथ वगैरह जो भी पदार्थ होते हैं वो होते हैं आपके अर्धचालक पदार्थ। उसके बाद में आपके आता है पैरामैग्नेटिक पदार्थ। जो पैरामैग्नेटिक पदार्थ होते हैं वो आपके होते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ, इनको हिंदी में कहा जाता है। जो वो होते हैं आपके टंगस्टन, एल्यूमिनियम, लिथियम और ऑक्सीजन होते हैं। उसके बाद में होता है फेरोमैग्नेटिक पदार्थ। तो फेरोमैग्नेटिक पदार्थ होते हैं वो आपके लोहे चुंबकीय पदार्थ होते हैं। तो लोहे चुंबकीय पदार्थ होते हैं आपके लोहा होता है, निकेल होता है, कोबाल्ट होता है। ये आपके लोहे चुंबकीय पदार्थ यानी कि फेरोमैग्नेटिक पदार्थ होते हैं। तो मटेरियल होते हैं, तो आप समझ ही होंगे। उसके बाद में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। उसके बाद आपसे पूछा गया था कि स्वेपरण की इकाई होती है। तो स्वेपरण की जो इकाई होती है आपको पता है हेनरी होती है। क्या होती है, हेनरी। और ये मिचेल इंडक्शन होता है, यानी कि स्वेपरण ये आपके ट्रांसफार्मर के अंदर यूज़ में आता है। किस में आता है, ट्रांसफार्मर के अंदर यूज़ में। तो इसकी इकाई क्या है आपकी, हेनरी। तो ऑप्शन के हिसाब से जो डी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि हेनरी। उसके बाद में आपसे पूछा गया है कि डीसी मशीन में उत्पन्न ईएमएफ किसके समानुपाती होता है। तो डीसी मशीन में उत्पन्न ईएमएफ जो होता है वो आपके वो किसके समानुपाती होता है, फील्ड फ्लक्स के भी समानुपाती होता है, आर्मेचर गति के भी समानुपाती होता है, और प्रतिचालक के भी समानुपाती होता है। तो ऑप्शन के हिसाब से जो डी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका एक फॉर्मूला है, तो वो फॉर्मूला अगर आपने याद कर लिया तो आपको ये सब चीज़ें याद हो जाएगी। तो उसका फॉर्मूला क्या है, वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। ईएमएफ बराबर फाई ZNP बटे 60 गुना ए। तो ये फॉर्मूला अगर आपने याद कर लिया तो बिल्कुल सिंपल है। फाई यानी कि फ्लक्स यानी कि फील्ड फ्लक्स, जेड यानी कि चालक, एन यानी कि गति, आर्मेचर की गति, और पी यानी कि पोल। तो ये आपने याद कर लिया। तो ये ऊपर की जो संख्या है आपके ये समानुपाती होती है और नीचे के व्युत्क्रमानुपाती वाले होते हैं। तो ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन के हिसाब से जो डी ऑप्शन है, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है इसका। उसके बाद में आपसे पूछा गया था कि
12 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा द्रव अनुचुंबकीय पदार्थ है। तो दोस्तों मैंने आपको इसके बारे में बता दिया है अभी पहले ऊपर ही। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है एल्यूमिनियम बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद में आपसे पूछा गया है कि चुंबकीय फ्लक्स का लोहे के कोर में संतप्तीकरण होने का जो कारण होता है वो क्या होता है, हिस्टैरिसीस कहा जाता है। तो हिस्टैरिसीस अपन ये भी एक परिभाषा बनती है और दूसरी परिभाषा कहते हैं कि किसी चुंबकीय पदार्थ को बार बार चुंबकित या विचुंबकित करने में जो विद्युत शक्ति की जो खपत होती है उसे अपन कहते हैं हिस्टैरिसीस लॉस। तो ये आपका एक परिभाषा ये भी होती है। उसके बाद में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन से क्या कहा जाता है, दो फेज सप्लाई का उपयोग किया जाता है। तो दो फेज सप्लाई का यूज अपन विद्युत भट्टी में करते हैं। किसमें करते हैं, विद्युत भट्टी के अंदर, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है इसका। उसके बाद में आपसे 15 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि एक अति उत्तेजित तुल्यकालिक मोटर की शक्ति गुणक क्या होता है। तो अति उत्तेजित तुल्यकालिक मोटर का जो शक्ति गुणक होता है, यानी कि पावर फैक्टर जो होता है वो होता है लीडिंग। क्या होता है, लीडिंग। जो ऑप्शन के हिसाब से जो बी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ये 3 चीज़ें होती है। तो सबसे पहला होता है आपका एक तो होता है ओवर एक्साइटेशन, दूसरा होता है नॉर्मल, तीसरा होता है आपका अंडर एक्साइटेशन। जो ओवर के अंदर जो होता है उसका पावर फैक्टर होता है आपका लीडिंग। दूसरा जो होता है नॉर्मल के अंदर जो पावर फैक्टर होता है आपका यूनिटी यानी कि एक। जो अंडर में होता है जो आपका लैगिंग, क्या होता है, लैगिंग पावर फैक्टर होता है। तो ये आपको 3 चीज़ें हैं, ये आपको याद करनी है। तो इस चीज़ से आपका जो क्वेश्चन है वो उसके सॉल्व हो जाएंगे। तीन क्वेश्चन आपके डेफिनेटली श्योर कन्फर्म है आपके ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो उसके बाद में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अपन। तो इसमें पूछा गया था कि आपकी धारा ट्रांसफार्मर के प्राइमरी में फेरों की संख्या आमतौर पर होती है। जो करंट ट्रांसफार्मर होता है इसमें फेरों की संख्या आमतौर पर होती है वो 1 से 5 होती है। क्या होती है, 1 से 5, यानी कि जो ऑप्शन नंबर आपने ए माना गया है बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद में आपसे पूछा गया है कि दो प्रेरण मोटर के सोपानी नियंत्रण में भिन्न भिन्न कितनी गतियाँ प्राप्त की जा सकती है। तो कितनी है प्रति, यानी गतियाँ, तो गतियाँ प्राप्त की जा सकती है वो 4 गतियाँ अपन प्राप्त कर सकते हैं। तो ऑप्शन के हिसाब से जो बी है बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद में आपसे पूछा गया कि कोल्ड तथा हॉट किसका प्रकार है। जो कोल्ड तथा हॉट है वो आपके एक चीजल यानी छेनी के टाइप होते हैं, छेनी के प्रकार होते हैं। तो ऑप्शन के हिसाब से जो डी ऑप्शन है अपन ने जो सही माना गया है। उसके बाद में आपसे पूछा गया कि एक रेल इंजन में दोषित मोटर में बदलना है तो किस प्रकार के मोटर का चयन करोगे। तो अपन जो मोटर का चयन करोगे वो आप डीसी सीरीज मोटर का यूज में लेते हैं। तो ऑप्शन के हिसाब से जो सी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद में आपसे पूछा गया कि सब्सटेंस का उल्टा होता क्या है। तो सब्सटेंस का उल्टा जो होता है वो आपका रिएक्टेंस यानी कि प्रतिघात होता है। तो दोस्तों मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ इसमें 3 चीज़ें होती हैं। तो 3 चीज़ों के अंदर सबसे पहला आता है आपका प्रतिरोध। क्या होता है, प्रतिरोध आता है। दूसरा आता है आपका प्रतिबाधा। तीसरा आता है आपका प्रतिघात। जो प्रतिरोध का उल्टा होता है वो आपका चालकता होती है। जो प्रतिबाधा का उल्टा होता है वो आपका आता है एडमिटेंस। जो आपके प्रतिघात का उल्टा होता है वो आपका होता है सब्सटेंस। तो ये आपकी 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। और जो इन तीनों के जो मात्रक होते हैं वो आपके ओम ही होते हैं। जो इनके उल्टे होते हैं वो होते हैं आपके महो। जैसे कि आपके चालकता का मात्रक होता है महो, एडमिटेंस का मात्रक भी महो होता है और सब्सटेंस का मात्रक भी आपको क्या होता है, महो। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो इसमें पूछा गया कि परमानेंट मूविंग कॉइल उपकरण में नमी बल किस चीज़ से उपलब्ध होता है। तो नमी बल होता है वो आपके एडी करंट से उपलब्ध होता है। किससे, एडी करंट से, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद में आपसे पूछा गया कि चुंबकीय उत्तरी ध्रुव में नति कोण, यानी कि नति का मतलब होता है वो आपके डीप, नति का मतलब होता है आपका डीप। जो डीप कोण होता है तो ये आपको याद रखना है, ये आपका 90 डिग्री होता है। कितना होता है, 90 डिग्री, यानी कि सी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद में आपसे पूछा गया कि ट्रांसफार्मर के ब्रीदर में कौन सी चीज़ भरी जाती है। तो ट्रांसफार्मर के ब्रीदर में आपको सभी को पता होता है सिलिका जेल का भरा जाता है, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद में मैं इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट आपको बता देता हूँ। इसमें क्या है, नमी सोखने से जो पहले सिलिका जेल का जो रंग होता है वो आपका होता है नीला, और नमी सोखने के बाद जो सिलिका जेल का रंग होता है वो आपका होता है गुलाबी। तो ये आपको 2 चीज़ें आपको याद रखनी है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें चलते हैं अपन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि टेंजेंट गैल्वेनोमीटर की चुंबक की सुई छोटी होती है बल्कि चुंबकीय क्षेत्र होता है
तो दोस्तों जो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी है बिल्कुल करेक्ट है। केंद्र में समान होता है और छोटा होता है, केंद्र में समान और छोटा, जो ऑप्शन नंबर अपने जो बी माना गया है बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद में अपने 25 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि घर में लगा ऊर्जा मीटर होता है, जो घर में लगा ऊर्जा मीटर होता है वो एनर्जी प्रकार का मीटर होता है। कौन से प्रकार का मीटर होता है? एनर्जी प्रकार का। तो एनर्जी टाइप मीटर होता है वो एनर्जी टाइप मीटर होता है। उसको अपन क्या कहते हैं? KWH मीटर भी कहते हैं, उसे अपन KWH मीटर भी कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन के हिसाब से जो डी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है इसका। और अपन अब 26 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। तो 26 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि वैद्युतिक मोटर की वाइन यानी कि बियरिंग द्वारा अत्यधिक शोर पैदा करने का कारण है, यानी ये वायरिंग नहीं है, बियरिंग। बियरिंग में अत्यधिक शोर पैदा करने का जो कारण होता है वो ग्रीस ना होना, यानी कि एक ही कंडीशन होती है अपने पास, ग्रीस ना होना। तो ऑप्शन के हिसाब से डी है बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद में आपसे पूछा गया 27 नंबर क्वेश्चन में कम्युलेटिव कंपाउंड डीसी मोटर में लोड बढ़ाने से उसकी जो गुणन गति होती है वो डेफिनेटली शोर घटती है। जो ऑप्शन के हिसाब से जो ऑप्शन नंबर आपका बी है बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद में आपसे 28 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि ओसिलोस्कोप का उपयोग क्या दर्शाने के लिए नहीं किया जा सकता? तो ओसिलोस्कोप का उपयोग अपन ऊर्जा दर्शाने के लिए नहीं कर सकते, यानी कि एनर्जी मीटर दर्शाने के लिए नहीं कर सकते। तो ऑप्शन के हिसाब से जो है आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद में आपसे 29 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि डीसी मोटर में उपयोगी काम करने के लिए उपलब्ध टॉर्क को डैश कहा जाता है। तो उपलब्ध जो टॉर्क होता है उसको अपन शाफ्ट टॉर्क कहते हैं। क्या कहते हैं? शाफ्ट टॉर्क। ऑप्शन के हिसाब से जो सी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद में आपसे पूछा गया है कि किस वोल्टेज के ऊपर निलंबन प्रकार का इंसुलेटर उपयोग किया जाता है? तो निलंबन प्रकार का जो इंसुलेटर होता है उसे अपन संश्लेषण प्रकार का इंसुलेटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संश्लेषण प्रकार का इंसुलेटर भी कहते हैं। जो ये 33 kV से ऊपर ही यूज़ में लिए जाते हैं। जो ऑप्शन के हिसाब से जो डी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद में आपसे पूछा गया था कि लिथोग्रेसी वाइंडिंग क्या है? तो लिथोग्रेसी वाइंडिंग एक क्या है? ये एक वेव वाइंडिंग होती है। कौन सी होती है? वेव वाइंडिंग। ये एक तरह की वेव वाइंडिंग के समान ही इसका आकार होता है। तो ऑप्शन के हिसाब से जो ए है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद में आपसे पूछा गया कि क्लिप ऑन मीटर में उपयोग ट्रांसफार्मर कौन सा होता है? तो क्लिप ऑन मीटर में जो उपयोग ट्रांसफार्मर होता है वो आपके होता है CT टाइप, यानी कि करंट ट्रांसफार्मर होता है। तो ऑप्शन के हिसाब से जो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। और क्लिप ऑन मीटर का यूज़ में अपन कहाँ लेते हैं? जहाँ पर अपन को किसी परिपथ में अपन को देखना है कि उसमें परिपथ तार को बिना छिले, तो अपन को उसमें देखना है कि करंट का प्रवाह हो रहा है नहीं हो रहा, सप्लाई आ रही नहीं आ रही, तो उसमें अपन क्लिप ऑन मीटर का यूज़ में लेते हैं। तो ऑप्शन के हिसाब से जो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। उसमें आपसे पूछा गया कि डीसी सीरीज मोटर का उपयोग निम्नलिखित में से किया जाता है। तो डीसी सीरीज मोटर का जो उपयोग है उसका उपयोग अपन होएस्ट में करते हैं। किसमें करते हैं? होएस्ट में, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद में आपसे पूछा गया है कि आर्क वेल्डिंग में इनमें से कौन सा जनरेटर उपयोग किया जाता है? तो आर्क वेल्डिंग में जो जनरेटर यूज होता है वो अवकल यौगिक जनरेटर होता है। और अवकल यौगिक जनरेटर को अपन क्या कहते हैं? डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। तो ऑप्शन के हिसाब से जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है, डी ऑप्शन। उसके बाद में आपसे पूछा गया कि स्थिर विद्युत फ्लक्स घनत्व की इकाई होती है। तो स्थिर विद्युत फ्लक्स घनत्व की जो इकाई होती है वो कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर होती है, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद में आपसे पूछा गया है कि उपयुक्त में से बाइपोलर डिवाइस क्या है? तो उपयुक्त में से जो बाइपोलर डिवाइस है वो IGBT और GTO दोनों होती है। तो ऑप्शन के हिसाब से जो सी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट होगा, सी ऑप्शन। दोस्तों इसमें आपको एक बोनस पॉइंट मिल गया है, तो ये आपके जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल करेक्ट है, इसको करेक्शन कर लेना। जो IGBT और GTO होता है वो आपके बाइपोलर डिवाइस होती है। उसके बाद में आपसे पूछा गया है कि एक ट्रांसफार्मर के प्राथमिक और द्वितीयक वाइंडिंग के बीच अंतर है। तो प्राथमिक और द्वितीयक वाइंडिंग के जो बीच अंतर होता है वो 180 डिग्री का होता है, यानी कि ए ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद में आपसे पूछा गया कि आर्मेचर की प्रतिक्रिया और संतृप्ति नकारते हुए डीसी सीरीज मोटर की स्पीड टॉर्क विलक्षण की आकृति क्या होगी? जो स्पीड टॉर्क विलक्षण की जो आकृति होगी वो अति परवलय होगी। क्या होगी? अति परवलय। जो अति परवलय को अपन क्या कहते हैं? हाइपरबोला। उसको क्या कहते हैं अपन? हाइपरबोला। उसकी जो आकृति होती है वो इस तरह की होती है, मैं आपको बताता हूँ। नीचे तो होता है आपका टॉर्क और ऊपर होती है आपकी गति। इसकी जो आकृति होती है वो हाइपरबोला होती है। जैसे कि आपकी गति बढ़ती है तो आपका टॉर्क घटता है, और टॉर्क बढ़ता है तो आपकी गति घटती है। तो ये है, आपको याद रखना है।
उसके बाद में आपसे पूछा गया कि ब्रश बार में उपयोग की जाने वाली धातु है, तो ब्रश बार के लिए उपयोग की जाने वाली जो धातु होती है वो आपकी एल्यूमिनियम होती है, जो बी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद में आपसे पूछा गया कि किसी विद्युत एक मोटर की नेम प्लेट पर अंकित शक्ति होती है, तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके पहले भी आ चुका है। तो इसमें आपको जो ऑप्शन नंबर आपका ए है बिल्कुल करेक्ट है। इसमें जो कौन शक्ति होती है, शाफ्ट पर उपलब्ध शक्ति, कौन सी, शाफ्ट पर उपलब्ध शक्ति जो होती है वो होती है, तो ऑप्शन के हिसाब से जो आपका करेक्ट आंसर है वो है ए ऑप्शन। तो इसके बाद अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एक फुल लोड रेंज में इनमें से कौन सी डीसी मोटर की गति स्थिर होती है, तो आपको पता है आपकी कौन सी मोटर की गति स्थिर रहती है, पार्सम मोटर की। किसकी, पार्सम मोटर की। तो पार्सम मोटर को अपन क्या कहते हैं, शंट मोटर भी कहा जाता है। क्या कौन सी मोटर, शंट मोटर। तो याद ध्यान रख लेना ये। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि गति नियंत्रण के सीरीज पैरेलल विधि का उपयोग अपन किया जाता है, तो वो सीरीज पैरेलल विधि का उपयोग अपन सीरीज मोटर के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं, सीरीज मोटर में। तो ऑप्शन से आपको पता चल गया आपका सीरीज मोटर के लिए यूज में लेते हैं, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद अपन नेक्स्ट में चलते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि आपसे विद्युत रोधक प्रतिरोध नापा जाता है, तो विद्युत रोधक प्रतिरोध वो मेगा ओम में नापा जाता है। किसमें, मेगा ओम में नापा जाता है, तो ये आपको याद रखना है। तो उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि डीसी शंट मोटर पर लोड बढ़ाने से उसकी घूर्णन गति क्या होती है, कुछ घट जाती है, कुछ परसेंट तक घट जाती है। जो ऑप्शन के हिसाब से क्या होता है आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, बी ऑप्शन। उसके बाद आपसे पूछा गया कि 45 नंबर क्वेश्चन में बैटरी बॉक्स किस पदार्थ से बनाया जाता है, जो बैटरी बॉक्स होते हैं वो आपके कठोर रबर से बनाए जाते हैं, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद में आपसे पूछा गया कि एक हॉल प्रभाव में पिकअप का उपयोग किसके मापने हेतु किया जाता है, तो पिकअप का उपयोग होता है वो चुंबकीय फ्लक्स को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। जो चुंबकीय फ्लक्स का होता है इसका ऑप्शन के हिसाब से जो सी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। तो ये आपको क्या क्या ज्ञात करना है, चुंबकीय फ्लक्स ज्ञात करने के लिए अपन पिकअप का यूज़ में लेते हैं। उसके बाद में आपसे पूछा गया कि स्टेपर मोटर में उपयोग किया जाने वाला रोटर होता है, तो स्टेपर मोटर में उपयोग किया जाने वाला रोटर होता है वो ना तो सिलेंडर प्रकार का होता है, ना स्थायी चुंबक प्रकार का होता है, ना लैमिनेटेड प्रकार का होता है, ना तो उस पर कोई वाइंडिंग होती है, वो एक अविश्वसनीय रोटर होता है। तो इसका ऑप्शन जो डी है बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद में आपसे पूछा गया है कि परमाणु में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन की संख्या का योग होता है, तो परमाणु में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन की संख्या का जो योग होता है वो होता है परमाणु भार कहलाता है। क्या कहलाता है, परमाणु भार। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद में आपसे पूछा गया है कि एक 100 एम्पियर हावर क्षमता की बैटरी को 8 एम्पियर धारा लगभग डैश तक देनी चाहिए, तो 12 घंटे तक आपका ऑप्शन नंबर सही है। वो कैसे बताते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका है 12 घंटे, तो वो सही है। तो कैसे होगा, आपको 100 में डिवाइड करना है आपको 8 का, तो आपका जो आंसर होगा 12.5 आएगा। तो ऑप्शन के हिसाब से जो करेक्ट है आपका सही है, 12 घंटे आएगा। तो ऑप्शन के हिसाब से आपका 12 घंटे बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद में आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो लास्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कोर टाइप ट्रांसफार्मर की तुलना में सेल टाइप ट्रांसफार्मर में लीकेज फ्लक्स कम होता है, तो जो होता है वो कम कम होता है, तो ये आपका करेक्ट है बिल्कुल। तो आज की वीडियो में आपको अगर ये पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आप भी ये टेस्ट देना चाहते हो तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसका लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और ऐसे ही आपको अगर बहुत सारे एग्जामों की तैयारी करनी चाहते हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आज हम विदा लेते हैं आपसे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।